नमस्कार। अनुभव अग्रवाल सुदर्शन परिवार को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। जर्नी के बारे में बड़ा अच्छा लगा। पूरी बात आज प्रश्न के माध्यम से आपने पूछी है। अंबाला में जन्म हुआ और एक ऐसे परिवार में सौभाग्य से जन्म हुआ जो समाज सेवा में, राजनीतिक क्षेत्र में और किसी भी तरह से, न केवल समाज सेवा अपितु धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी की सेवा हो और कोई सहयोग हो, किसी भी तरह से हम कर सकें, इस तरह के परिवार में जन्म हुआ। और एजुकेशन जो है वो, क्योंकि अंबाला अपने आप में एक जैन समाज का गढ़ रहा है, तो ऐसे जैन स्कूल यहाँ का बढ़िया स्कूल, ऐसे जैन कॉलेज यहाँ का बढ़िया कॉलेज रहा है, जहाँ पर कि धर्म की, संस्कृति की, शिक्षा के साथ साथ इनका जो पढ़ाई रही उसका जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा। और परिवार का भी, क्योंकि परिवार सब चीजों से जुड़ा रहा, परिवार से भी बहुत अच्छे संस्कार हमेशा मिले। इसीलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा, एजुकेशन जो है, ग्रेजुएशन करने के बाद जब बिजनेस ज्वाइन किया तो बिजनेस में भी व्यापार करते करते किस तरह से हम समाज में अपना सहयोग दे सकें, किस तरह से हम अपने कार्य करते हुए देश के लिए कुछ कर सकें, इस तरह की भावना इन सब बातों से जागृत हुई। और इसमें बहुत अच्छी बात यह रही कि कुछ ऐसे अच्छे लोग परिवार से जुड़े हुए जिनसे समय समय पर मुलाकात हुई। एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात बोली, तो मैंने कहा जी परिवार अच्छा काम कर रहा है तो इसको संभाल लेंगे, ज्यादा बड़ा काम करके करना भी क्या है, क्या फायदा अपने आप को। तो कहने लगे कि ये विचार हमारे मन में कभी भी नहीं आना चाहिए और इस एज में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब मेरी एज अराउंड 23-24 की रही होगी, तो उसने कहा ये जो विचार है ना, ये हमारे को स्थिर करता है, स्टैग्नेंट करता है, स्थिरता आती है। स्थिरता जीवन में कभी नहीं आनी चाहिए, वो हमें नुकसान करती है। हमारे अंदर हमेशा एक पैशन, जो वर्ड है जुनून, वो हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, हमने ज्यादा काम किसी काम का नहीं है, हमारे को कहीं ना कहीं वो हमारा समय भी खाता है और हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक, लेकिन हम उस ज्यादा काम को लोगों को रोजगार देने के हिसाब से करें। दूसरी बात, आर्थिक दृष्टि से देखें, अगर हमने धन कमा लिया, उस धन को अगर हम समाज में, इस देश के लिए, इस देश की बहुत सारी जरूरतें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक व्यापार के माध्यम से आप देश की जरूरतें पूरी कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिनको बचाकर आप इस देश की सेवा कर सकते हो। तो ये हम जैसे जैसे व्यापार आपका बड़ा होगा, अगर आप उसको किसी गलत काम में ना लगाकर, या हम ये समझें कि हमने वो ज्यादा पैसा कमाकर सब छोड़ के जाना है, लेकिन अगर उसी को कमा के हम इस समाज के लिए, इस जरूरतमंद के लिए, इस देश के लिए लगा दें, तो वो एक सोच कहीं ना कहीं परिवार से जुड़े हुए लोगों से मिलके अपने अंदर आई। और वो शायद, अब ये तो कोई बाहर वाला व्यक्ति बता सकता है कि कितना काम इस तरह से किया। खुद का तो देखो सबको लगता है कि मैं शायद अपने जीवन बहुत अच्छे से जी रहा हूं, लेकिन कोई बाहर वाला व्यक्ति बताए तो ये बात सार्थक होती है। लाला रामेश्वर प्रसाद जी, जो वैसे तो नाना जी रहे मेरे, और उन्होंने जैसे कि अडॉप्ट कर लिया तो एज ए पिता की तरह से पालन पोषण किया। देखिए 100% कोई नहीं होता, लेकिन उनके जीवन के नंबर भी आप बहुत अधिक देंगे। सबसे बड़ा जो वो है कि उनमें ना सच्चाई बहुत थी। हम कितने भी अच्छे आज के जीवन में बने, लेकिन फिर भी अंदर और बाहर में ना कहीं 1-2% का हमारे में फर्क हो जाता है कि हम मन में कुछ सोचते हैं। शायद हम समाज की तरह से, जिस तरह से सब जीवन जीते हैं, कोई एक गलत व्यक्ति हो वो भी आज समाज में इस तरह से रहता है कि जैसे वो बहुत बड़ा समाज सेवी है, बहुत बड़ा इस देश के लिए, इस शहर के लिए, इस प्रदेश के लिए सोचने वाला, लेकिन अंदर से हर आदमी में वो, अंदर और बाहर से बिल्कुल एक जैसे। चाहे मैं हूं, परिवार का मेंबर है, उनका खास दोस्त है, अगर उन्होंने उसके मुंह पे कुछ कहना तो कह देना है। वो इसका नुकसान भी होता है, राजनीतिक क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन उनकी नेचर थी और पुराने लोगों की नेचर भी होती थी। तो ये बड़ी सीखने की चीज थी। दूसरी चीज जो थी, जो मैंने अपने जीवन में भी कोशिश करी, लेकिन समय का परिवर्तन है नहीं, कि अगर उनको कुछ दिखा, जो काम एक पीएन का करने का है, जो काम एक हाउसकीपिंग का करने का है, जो एक सफाई वाले का करने का काम है, वो कभी शर्माया नहीं उन्होंने। अगर कहीं गंदगी दिखी, इकट्ठी कर ली, झाड़ू लगा दिया,
कोई नहीं मिला पैदल चले गए, कुछ नहीं मिला साइकिल पे चले गए। कोई काम ऐसा जो कि एक हम छोटे से छोटे व्यक्ति से करवा सकते हो, कभी करने में परहेज नहीं करी, उसको मैंने कोशिश करके अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करी है। और पता नहीं ये आशीर्वाद कह लो सबका बड़ों का, या ये प्रभु का गॉड गिफ्ट है कि मेरे को किसी भी तरह की हिचक कहीं नहीं होती। छोटी से छोटी जगह में, बड़ी से बड़ी जगह में, मैं 7 स्टार की जिंदगी भी जी सकता हूं, मैं बिना स्टार की जिंदगी भी जी सकता हूं। मेरे को आप किसी भी एक आम जगह पे नीचे बिठा दोगे, मेरे को कोई परहेज नहीं होगा, कोई ये नहीं कहा उसने क्यों बिठाया। ये गॉड गिफ्ट कह लो, परिवार के संस्कार कह लो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद कह लो। तो ये चीजें मेरे को लाला रामेश्वर प्रसाद जी से मिली। और बहुत सुंदर बात एक बताता हूं आपको, अगर दान नहीं देना तो उन्होंने 1 रुपया नहीं देना, अगर देना है तो सामने वाला हैरान हो जाएगा, उसकी जमीन निकल जाती थी पैरों में से। कोई व्यक्ति आया और उसने कहा जी मैंने ओल्ड एज होम के लिए काम करना है, वो बेचारा 100 रुपए मांग रहा, उसको 100 नहीं दिए। और 2 दिन बाद की बात है कि वो शमशान के लिए आया। पुराने जमाने की आप 85 की बात करो, 1100 रुपए का दान बहुत बड़ा दान होता था, उन्होंने उसको 3100 रुपए निकाल के पहले रख दिए। तो वो मन में एक बात थी उनके कि एक तो मेरा नाम दान देने के बाद अनाउंस ना किया जाए। बहुत सारी संस्थाओं से लड़ाई हुई, उसने नाम अनाउंस कर दिया स्टेज से, उन्होंने मना किया, कहते ना आज कर दिया, आइंदा से ना करना, नहीं तो मेरे पास ना आना। ठीक है ना, कि मैं दान दिया हो दूसरे को ना पता लगे। समाज का परिवर्तन है। अब आदमी 100 रुपए का दान देता है तो 10,000 रुपए की पब्लिसिटी मांगता है, उन्होंने अनाउंस नहीं करना। दूसरा, दान उस जगह पे देना। अब देख, जैसे कि मैं रतन चंद जैन, जो जैन परिवारों में संस्थाओं में बहुत बड़ा नाम रखते हैं, कभी आप पूछोगे उनसे तो उन्होंने ये बताया कि बाबूजी घर से निकले, उनको फोन किया, जैन साहब कहाँ हो, कहते जी मैं स्कूल में हूं। तो चुपचाप, ना मेरे को पता, घर के मेंबर को नहीं पता, उनके गए, उनकी जेब में पैसे डाल दिए, भी बच्चों को, गरीबों को पढ़ा देना। तो बहुत सारे दान ऐसे थे कि किसी को ना पता लगे और सही यूज हो। अब जैसे मैंने बताया ना जी, उन्होंने ओल्ड एज होम, कहते हैं ओल्ड एज होम बनाना क्यों है, हम बच्चों में ऐसी भावना ही क्यों पैदा करें कि वो माँ बाप के लिए, उनके लिए जगह बनी हुई है तो वो और छोड़ना शुरू कर देंगे माँ बाप को ओल्ड एज होम में। तो इस तरह के एक डिफरेंट तरह के विचार जो है वो हमारे घर कर गए समय के साथ। सबसे बड़ा तो योगदान सुदर्शन कुमार बंसल चैरिटेबल ट्रस्ट, किस समय में एक जमीन लेनी और एक बहुत बड़े भवन का निर्माण करवाना। क्योंकि बिजनेस पहले कितना भी बड़ा हो, उसकी एक इनकम की ना लिमिट थी, लेकिन ये सोच रखना, जमीन लेना और जमीन को बनवाना, एक सुंदर भवन अंबाला के लिए। ठीक है, उसमें सुदर्शन ऑडिटोरियम में पार्किंग की थोड़ी इशू है, शहर के अंदर आ गया, लेकिन 89, 88, 80, 90s की बात करें तो एक बहुत विशाल स्तर की बिल्डिंग और अंबाला के लिए एक सुंदर उपहार है उनकी तरफ से। एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। जो भी बच्चा मांगने आया, मतलब पेरेंट्स किसी के मांगने आया, तो उन्होंने ये कहा कि अगर बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो इसकी सोच आप छोड़ दो, वो सुदर्शन परिवार और मैं उसको केयर करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। SBN FD स्कूल है अंबाला का, जो आज भी चर्चा में नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोई भी व्यक्ति वहां जाएगा, उस लेगेसी को हमने कोशिश करी है कि हम मेंटेन रखें। किसी जमाने से वहां की वर्दियां या और जरूरतें भी कोशिश करी है उन्होंने उस टाइम की, उसकी पूरी करी जाए। एक स्कूल का एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि एक ही स्कूल था, GRFD थे, PKR जैन स्कूल थे, और जैन स्कूल कहीं थे, इसके अलावा सनातन धर्म के कई स्कूल कॉलेजेस थे, MDFD कॉलेज था, उधर से DAV, सोनलाल DAV, कई स्कूल्स कॉलेजेस में भी मतलब उनकी बनाई हुई टीमों में गया हूं कई बार। तो SBN FD का एग्जांपल बता रहा हूं कि उस टाइम से आज नहीं, करीब करीब 14 साल तो मेरे को अब उनकी डेथ के बाद देखते हो गया स्कूल को, उसको उससे पहले भी उस स्कूल की कोई भी मदद हुई। अब वो स्कूल चर्चा में नहीं था, कोई जानता नहीं है, बहुत बड़ा मीडिया उसको जानता नहीं है, गली के अंदर स्कूल है, बहुत ही गरीब परिवारों के बच्चे वहां पढ़ते हैं जो 50-100 रुपए फीस नहीं दे सकते। तो जरूरत है ये, समाज को ये करना भी चाहिए और करते भी है समाज के लोग। तो ऐसे स्कूलों की संभाल करने की, शिक्षा के जो एजुकेशन है वो बहुत बड़ा रोल है हमारे समाज का उत्थान के लिए, और उसकी बहुत जरूरत है, करनी भी चाहिए। अगर बच्चा कोई पढ़ना चाहे तो ये वाली भावना भी हमें उनसे मिली, और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस का ख्याल वो किया करते थे। ये आपको ना प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं उनके साथ काम किया है, काम करने के इच्छुक है, या उनका बहुत बड़ा फैन रहा। लेकिन मैं 2002 के गोधरा कांड से उनका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं, और इस बात के प्रूफ 2002, 3, 4, 5 में जितने भी अपने दोस्त मित्र
जो हमारे साथ जीवन जिनका चला है, चाहे वो सैर थी, इकट्ठा खाना पीना था, इकट्ठा कहीं ना कहीं पार्टी करने की बात थी, वो सब लोग हैरान होते थे जब हम उनको कहते थे कि जो सक्रिय राजनीति तब करनी है जब प्रधानमंत्री जी भाजपा में ऊपरी स्तर पर आएंगे। तो बल्कि ये हैरानी होती थी सबको कि प्रधानमंत्री मोदी जी का तो अभी अडवाणी जी और अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी, गडकरी जी, बहुत नंबर है, उसके बाद कहीं नंबर आता है। मैंने कहा नहीं, हमारा जो पूरी राजनीति सक्रिय राजनीति करने का है वो मोदी जी के बाद। और ये भी राजनीति नहीं करना, क्योंकि वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं देश के लिए समर्पित हैं, तो हम उनके समर्पण के साथ साथ अपनी आहुति डाल दें उनके यज्ञ में, ये बहुत बड़ी इच्छा रही है। तो वो सिर्फ केवल और केवल यज्ञ में आहुति हम डाल सकें। जब गिलहरी वाला सीन है कि हम भी राम जी के समय में, गिलहरी जी पुल तो बना नहीं सकती थी गिलहरी, लेकिन उसका योगदान ये था कि वो रेत में इकट्ठा करके समुद्र में जाके रेत निकालती थी और फिर से आके अपने आप को गिल्ले पे रेत लपेटती थी। तो जब राम जी ने पूछा कि तेरे इस प्रयास से पुल तो बनना नहीं, तो उसका ये कहना था कि सदियों के बाद जब मेरा नाम लिखा जाएगा तो मेरा नाम धर्म की लड़ाई में, धर्म के पक्ष में लिखा जाएगा। तो मैं भी उनमें से हूं कि 25, 30, 40, 50 सालों बाद अगली जनरेशन, उससे अगली जनरेशन ये कहेगी कि जब 2020-30 का ये जो दशक चल रहा था, इसमें सुदर्शन परिवार का नाम और अनुभव अग्रवाल का नाम धर्म के साथ लिखा जाएगा, धर्म की लड़ाई लड़ने में लिखा जाएगा, चाहे मेरा योगदान गिलहरी जितना छोटा सा योगदान है। सबसे अच्छी बात उनकी क्या है, देशभक्ति से तो और पोत है, ये अलग बात है। वो अपने जिस काम को उस समय करते हैं उसको 100% देते हैं। किसी ने उनको कहा, मोदी जी ने किसी से पूछा अपने एक मंत्रालय से, मैं नाम नहीं लेता, कि आपने उस मंत्रालय का जो हमने प्रोजेक्ट पास किया था आपने कितना काम कर लिया। तो उस मंत्री ने उनको कहा कि सर मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं आपको पूछ के बताता हूं। मोदी जी ने कहा कि आज तो आपने ये काम कर दिया, आइंदा से जब भी मैं पूछूं तो आपके पास टिप्स के ऊपर हर टाइम ये होना चाहिए कि मेरा ये जो काम था, जैसे रेलवे का है 200 प्रोजेक्ट है, 190 काम चल रहे हैं, 10 ही है, कोई भी, तो वो मंत्रालय भी ऐसी था। तो उसने कहा जी मैं अपने अफसर से पूछ के बताता हूं। तो मोदी जी ने कहा आइंदा ना करना, मैं प्रधानमंत्री ये जनधन योजना पे काम करता हूं, तो मेरे से कोई कभी पूछ ले, चाहे मीडिया पूछ ले, चाहे कोई मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय पूछ ले, चाहे मंत्री पूछ ले, चाहे कोई अपोजिशन का एमपी पूछ ले कि कितने अकाउंट खुले हैं अब तक, तो मेरे पे अभी तक आज का टाइम जो भी होगा उस टाइम तक देश में कितने अकाउंट है मेरे पास टिप्स पे होते हैं। तो ये चीज जो है सुनने के बाद लगी कि वाकई वो राजनीति करते हैं, देश के लिए करते हैं, अपनी राष्ट्रीयता के लिए करते हैं, अपने भारतीय संस्कृति के लिए करते हैं, लेकिन काम के प्रति जो जुनून है, काम का जो डिसिप्लिन है, ये जिस काम को देना 100% देना, वर्तमान में जीना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट जो मेरे को जीवन में ये कर गया कि जब भी करेंगे तो जुनून के साथ 100% देके और पूरी तैयारी के साथ। प्रेजेंटेशन किसी प्रोग्राम की होती है तो एक टीम ने बताया कि किसी भी मंत्रालय में अगर आप प्रेजेंटेशन दोगे तो मंत्री के साथ साथ 5 अफसर बैठेंगे, 6 अफसर बैठेंगे, 4 बैठेंगे, वो सारी चीजें वो नोट करेंगे, उसको ध्यान देना पड़ेगा। मंत्री तो बीच में फोन भी सुनता है, मंत्री बीच में अपना काम भी कर लेता है। मोदी जी अगर कोई प्रेजेंटेशन देखेंगे तो 1 घंटा उस प्रेजेंटेशन को देंगे, वो सारे पॉइंट खुद नोट करेंगे, ताकि जो अगले समय में अगर हम उस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट करते हैं तो बारीकी उनको पता होगी, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं। अभी राजनीति में बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि अंबाला के लिए ठीक है, अंबाला में बहुत काम हुए भी हैं और होंगे भी आगे, तो इस तरह का कोई मौका पार्टी की तरफ से मिलता है तो फिर देखेंगे क्या होता है। उस तरह की सोच फिर, क्योंकि अंबाला के लिए करना तो इस तरह का सोच कर लेंगे, लेकिन वैसे बहुत अग्रेसिव चुनावी राजनीति अभी नहीं कह सकते। समय आने पर देखते हैं किस तरह का प्रोग्राम बनता है। अगर पार्टी कोई ऐसी टिकट देती है तो जरूर करेंगे। देखिए, ये वैसे तो एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है, प्रभु का आशीर्वाद मिलता है, तभी एक अंदर हमारे अंदर ही सेल्फ जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस पैदा होता है, उससे ही निकलकर ये सुबह का उठने का या हमारे शारीरिक व्यायाम का या वर्कआउट की भावना पैदा होती है। लेकिन इसको ना क्या है, हमारे जीवन में हमारी हॉबीज हैं बहुत सारी,
किसी की हॉबी है घूमने की, किसी की हॉबी है अच्छा खाना खाने की, किसी की हॉबी है फिल्में देखने की, किसी की हॉबी है बुक्स पढ़ने की। तो मैं ये समझता हूं फिटनेस को, वर्कआउट को अपनी हॉबी बना लो। जो फिटनेस है ना उसको बनाओ अपना दूसरा प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं, फिटनेस को प्रोडक्ट बनाते हैं अपना, बाय प्रोडक्ट बनाते हैं अपनी हॉबी को या अपनी एंजॉयमेंट को। आप उठ ही नहीं सकते जिंदगी में। उठोगे भी तो उसको 4 दिन में 2 दिन कर लिया, 1 दिन कर लिया, एक छुट्टी कर ली, कुछ कर लिया। रेगुलर इसको पैशन कैसे बनेगा? अब जैसे कि अच्छा खाना खाने की बात है, कहीं डिनर बाहर करने की बात है, आपने अगर बन गया आप छोड़ोगे नहीं उसको, क्योंकि उसमें एक मजा है, वो हमारी हॉबी है। जिसको मोबाइल पे सोशल मीडिया पे काम करने की आदत है, आज एंजॉय करने की आदत है, वो उसको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको उसको मजा है। वो सुबह 5 बजे उठता है, 5 बजे उठ के व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अगर हम इस फिटनेस को यही हॉबी बना लें और इसको कहें कि ये मैं अपने शौक के लिए कर रहा हूं, अपनी एंजॉयमेंट के लिए कर रहा हूं, अपने फिल्म देखने के बराबर कर रहा हूं, नॉवल पढ़ने के बराबर कर रहा हूं, जो भी किसी को शौक है वो बना लें इसको, तो आपको फिटनेस तो मिलनी ही मिलनी है, वो अलग चीज है। तो नजारा देखो आप, सुबह बेड पे सो ही नहीं सकते आप, बहुत मजा आता है। और सबसे बड़ी बात है, निरोगी काया तो बनती बनती है। गुरु महात्मा, संत महात्मा, किसी ने बड़ी सुंदर बात बोली है, लंबी बात है, छोटी सी बात मैं बता देता हूं। सबसे पहले अपने शरीर का ख्याल करो। जब आप अपने शरीर का ख्याल करोगे तो आप अपनी नौकरी का, अपने बिजनेस का ख्याल करोगे। शरीर का ख्याल, नौकरी, बिजनेस का ख्याल, फिर आप परिवार को समय दोगे। परिवार को समय दोगे, कहां से जुड़ा? शरीर से जुड़ती तीसरी चीज आ गई, परिवार भी खुश। ये तीनों चीजें बढ़िया होगी तो आपका चौथा काम, इस सुंदर शरीर से, स्वस्थ शरीर से क्या हुआ? समाज के लिए काम करना शुरू करोगे। तो सुंदर शरीर से पहले आपने बिजनेस देखा, फिर आपने परिवार देखा, फिर आपने समाज देखा। जब चारों काम कर लिए तो ग्रह नक्षत्र चेंज हो जाएंगे, और वो ग्रह नक्षत्र जो हैं आपके लिए राजयोग लिखेंगे। हमारे शरीर, स्वस्थ शरीर से राजयोग लिखा हुआ है, इसके कोई तोड़ नहीं है। ये बहुत सुंदर बात है, इसको जीवन में धारण कर लेंगे तो तरक्की तरक्की लिखी हुई है, कोई रोक नहीं सकता। कुछ परेशानियां होती हैं और जीवन में नेचुरल है स्ट्रेस आना। भगवान राम अपना जीवन जी रहे हैं, रामायण कोई देख रहा हो तो समय समय पर उनको परेशानियां हैं, स्ट्रेस है, भाई को लेकर है, हनुमान जी को लेकर है, रावण ने कुछ अटैक कर दिया उसको लेकर है। वो एक नेचुरल पार्ट है। हमने उसको दूर कैसे करना, हम ये नहीं सोचो वो आए ना। प्रभु से भी तो यही मांगना, कहते ये ना मांगो कि सुखी सुखी जीवन मिले, दुख तो मिलेगा। हमने मांगना तो प्रभु से ये है कि इससे लड़ने की ताकत दे दे। तो हमें स्ट्रेस से, परेशानी से लड़ने की ताकत उसने दी हुई है। हम अपना जीवन योग के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से, वॉकिंग के माध्यम से, साइकिलिंग के माध्यम से, बहुत कुछ है करने को। हम तो उल्टा सोचते हैं कि समय कम है हम तो समय ही नहीं मिल पाता, क्योंकि सुबह 7 से लेकर 8:30 पौने 9 फिर व्यापार में देखना है। नहीं तो बहुत मजा है। तो इसको मैंने तो 25 सालों से इसको मजा माना हुआ है, अपनी हॉबी माना हुआ है, एंजॉयमेंट माना हुआ है। उसके साथ साथ अपना शरीर फिट होता है, मजे मिलते। ये राम जी लिखे हुए हैं। अच्छा, राम राम है, राम क्या साइन ऑफ इंटेरोगेशन आके पीछे लगा देते हैं डिजाइन के माध्यम से। तो वैसे ही तो ये परमानेंट वाला टैटू है, और क्योंकि ये कलर्ड बना हुआ है तो ध्यान अट्रैक्ट करता है। अगर ब्लैक वाला होता तो नहीं, ये नए वाला। तो वो मैंने बताया ना, मेरा जीवन थोड़ा मिक्स है। मॉडर्नाइजेशन के साथ मैं आधुनिकीकरण भी अपना लेता हूँ, और साथ साथ भारतीय संस्कृति, भारतीय मान्यताओं, परंपराओं को भी कोशिश करते हैं उसको भी संभाल रखें। तो एक कहते हैं परिवर्तन को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हैं वो इस सुंदर जीवन को जीते हैं। जो नहीं एक्सेप्ट करते उनके लिए बोला गया है कि वो कायर है। अब कायर वर्ड अच्छा भी नहीं, लेकिन किताबों में लिखा हुआ है। कायर इन द सेंस ये है कि महिलाओं को गाड़ी नहीं चलानी थी पहले। अगर यही बात पकड़े रखें परिवार या महिलाएं कि नहीं मैंने गाड़ी नहीं चलाना, आज मैंने बाहर नहीं जाना, वो जीवन आज नहीं जी सकते। एक व्यक्ति कहता है जी मैंने तो पहले जमानों में कंप्यूटर नहीं था या मोबाइल नहीं था, मैंने नहीं यूज करना, ये गलत है। समय परिवर्तित हो गया, होने दो, पीछे रह जाएंगे। तो कुछ चीजें नेसेसिटी हैं, कुछ चीजें लग्जरी हैं, लेकिन लग्जरी की तरफ भी जाना। अब कार है, अब वो कहे जी मैं तो वेस्टेज है, मेरे पे 2 लाख की मारुति भी आती है, लेकिन समय का बदलाव है, आज 10 लाख की एसी वाली गाड़ी लेनी पड़ती है। नहीं तो आप इतना जीवन ऐसे बढ़िया तरीके से, इतना घूमना फिरना, बिजनेस करना पॉसिबल नहीं। तो समय के साथ जो परिवर्तन है ना, उसको एक्सेप्ट करना ही चाहिए। वही एक बुद्धिमत्ता कह लेंगे, वही आप कह सकते हो कि वो
बैलेंस है अगली जनरेशन का और आपका बैलेंस भी यही। इसमें भी बड़ी सुंदर, कल ही पर्यावरण के ऊपर प्रोग्राम था, मैंने बोला आयुर्वेद हमने एक्सेप्ट किया आयुर्वेदा बनने के बाद, योग एक्सेप्ट किया योगा बनने के बाद, अब अगला टाइम है काउ थेरेपी का। जब तक वो गाय सेवा है हमें समझ नहीं आ रही, ना ही बच्चों को समझ आ रही है। साइंस के माध्यम से वेस्टर्न कल्चर से घूम के जब वो गौ सेवा काउ थेरेपी बनेगी तब हमें समझ आएगा। इसको मैं और बताता हूं आपको। 50-60 साल पहले हमारी खेती गाय से होती थी। पाश्चात्य लोगों ने, वेस्टर्न लोगों ने कहा कभी गाय से खेती होती है क्या? खेती करने के लिए हम मैकेनिकल फार्मिंग करनी पड़ेगी, यूरिया से करनी पड़ेगी, दवाई से करनी पड़ेगी, बहुत तरह के केमिकल्स लगाने पड़ेंगे। हमारी खेती को फेल किया। लेकिन आज वो खुद क्या कह रहे हैं, अगर खेती करनी है, स्वस्थ रहना है, अच्छा भोजन खाना है, तो आपको हर्बल फार्मिंग करनी पड़ेगी, आपको आज नेचुरल फार्मिंग करनी पड़ेगी, आज देसी खाद यूज करनी पड़ेगी। गाय की खाद होती है वो। आज किसी व्यक्ति को एक बढ़िया गेहूं 100 रुपए किलो की दे दो, लेकिन क्या इसमें केमिकल नहीं लगा हुआ, यूरिया नहीं लगा हुआ, किसी तरह की दवाई नहीं लगी हुई, तो वो फटाफट ले लेता है। घूम फिर के वही आई समझ बात। दूसरी बात, जब हम आयुर्वेद को यूज करते थे, फूल पत्तियां कोई लेप लगाते थे, काली मिर्च होगी, तुलसी का पत्ता हो गया, हींग होगी, पुदीना हो गया, इनसे हम इलाज करते थे घरों में। तो इसी वेस्टर्न वालों ने हमें कहा कि कभी फूल पत्तियां, इनसे कभी इलाज हुआ है? 1 सेकंड में इलाज करो, टेरामाइसिन, ये क्रोसिन, ठीक है जी, ये सारे जो सॉल्ट थे ये दे दे के उन्होंने कहा करो। लेकिन धीरे धीरे पता लगा 50 सालों में इनके साइड इफेक्ट है। अब यही वेस्टर्न वाले कहने लगे गो फॉर आयुर्वेद, गो फॉर हर्बल मेडिसिन। घूम फिर के आ गया वही काम। तीसरी बड़ी सुंदर बात, जब हम पेड़ों की, नदियों की, पहाड़ों की, जंगल की पूजा किया करते थे, उनको एक आदर्श मानते थे, उनको प्रणाम करते थे, तो ये कहते थे ये एक ओल्ड सभ्यता है, ये एक जंगली सभ्यता है, इससे बाहर निकलो। लेकिन आप समझो, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जितने प्रोग्राम हुए, चाहे वो पेरिस में हुआ, कोपेनहेगन में हुआ, एक साउथ अमेरिका के अंदर एक हुआ, उन सब के अंदर केवल और केवल एक प्रस्ताव पास हुआ, नदियों को बचाओ, पेड़ों को बचाओ, हमारे इसको जंगल को बचाओ, इसी के ऊपर हुआ। क्यों? हमारी संस्कृति थी भारत संस्कृति, जिसमें कि गंगा को गंगा मैया, प्रभु का रूप, एक माता का रूप दिया गया, क्योंकि गंगा को, ताकि कोई गंदा ना करे, गंगा को खत्म ना करे, उसको एक मां की तरह रूप दिया गया। हमारे पीपल के पेड़ को क्या कहा गया? उसको ब्रह्मा जी का रूप दिया गया, ताकि कोई पेड़ को काटे ना। अदरवाइज उसका धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, केवल और केवल उसका संबंध साइंस के साथ है। 24 आवर्स ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है, उसको कोई काटे ना। आज भी हम खुद नहीं काटते, किसी से कटवा लेते, ताकि पाप उसको लगे, मेरे को ना लगे। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो असली कहानी क्या है कि वो ऑक्सीजन देता है, जगह जगह पे अपने आप पैदा होता है। ये सारी चीजें जब वेस्टर्न से घूम कर आई हैं, अब वो कहने लग गए हैं इनको बचाओ, विश्व बचाना है। बड़े से बड़ा अरबोंपति आदमी अपने बच्चों के लिए एक सुंदर जो विश्व देके जाना चाह रहा है, वो क्या कहता है कि नदियों को, पानी को सेव करो, क्योंकि जल है तो जीवन है। पेड़ों को बचा लो, पेड़ बचेंगे ऑक्सीजन आएगी। जंगलों को बचा लो, नहीं तो कंक्रीट जंगल बन रहे हैं। आज हम अपने घर व्यापार के लिए पेड़ को काट के साइड में करते हैं, और वही हम 2 महीने बाद घूमने जाते हैं, जब जंगलों की लिविंग लेते हैं, बड़े बड़े रिजोर्ट में जाते हैं, हिल स्टेशन में जाते हैं, तो उसी ग्रीनरी को, उसी पेड़ पौधों को, उसी को देख के खुश होते हैं। तो ये हमारे हाथ में है। सरकारें, एडमिनिस्ट्रेशन बाद में करेंगी, पहले हमें करना पड़ेगा, हमें परिवर्तित होना पड़ेगा, हमें गंदगी हटानी पड़ेगी, तब ये सुंदर शहर, सुंदर प्रदेश, सुंदर देश। फीलिंग जो आती है ना, डाउन फील, तो एक समय है ये ना। इसमें अगर आप मैं एक विजय शंकर मेहता जी की एक छोटी सी बात के साथ शेयर करूंगा। 2012 में एक बार वो अंबाला में प्रोग्राम करने आया, और दैनिक भास्कर ने प्रोग्राम रखा था। तो उस प्रोग्राम में वो एक मुख्य वक्ता थे, पंडित विजय शंकर मेहता जी, जो उज्जैन से आते हैं। उन्होंने कहा था कि हम सब बीपी, शुगर के ऊपर सोच रख रहे हैं, लेकिन ये बीमारियां एक बड़ी छोटी बीमारी है, और होने वाली है बहुत छोटी। आने वाला समय, जो मैंने अभी पहले बोला, स्ट्रेस का, प्रेशर का, डिप्रेशन का। अब डिप्रेशन एक आम बात हो गई है। डिप्रेशन बहुत बड़ी बात भी नहीं, आम बात इसलिए होगी कि हमारे पास, हमने हर समय ना जी,
100 तारे अपने ब्रेन की चला रखी हैं। एक तरफ मोबाइल चल रहा है, एक तरफ बिजनेस चल रहा है, एक तरफ परिवार चल रहा है, एजुकेशन चल रही है, 100 काम एट ए टाइम। तो वो जो जाल होता है ना, वो कहते हैं ना हैंग हो गया मोबाइल, ऐसे ही हमारा दिमाग हैंग होता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसी लिए हो जाता है। उससे बाहर निकलने का जो तरीका है, एक तो जो जीवन में सम होना है ना, सम 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 मतलब कहते हैं कि दुख में दुखी कम होना और सुख में बहुत हर्षोल्लास के साथ ऐसा हो जाना कि जैसे पर, तो सम रहना इसका बहुत बड़ा इलाज है। और मैं तो अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी हो तो मैंने तो हनुमान जी को अपना गुरु भी माना हुआ है, और साक्षात मतलब क्लियर एकदम से प्रैक्टिकली उनके जो हैं वो रोल देखे हैं जीवन में, हमारे परिवार के साथ तो विशेष तौर पर। और अभी आजकल नई रामायण चल रही है तो बार बार उनको देखने का, समझने का, सुनने का मौका मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि जो हनुमान चालीसा है वो एक अवतरित एक पूरी चालीसा है, श्लोक है। तो हमारे जीवन को कभी भी वो परिवर्तित कर दे। कभी भी डाउन हो ना तो ये चीज सोच लो, मतलब धर्म की तरफ थोड़ा सा कर लो तो आपको फायदा होता है। और एक बहुत बढ़िया चीज निकलने के लिए एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो मेरे पास है उसके लिए धन्यवादी। हम हमारी डिजायर्स बहुत बड़ी हैं। मेरे को लगता है कि मेरे पास ये गाड़ी है तो बड़ी वाली गाड़ी नहीं, मेरे पे ये घर यहाँ पे है, सेक्टर 7 में नहीं है, मेरा बिजनेस जो है 20 करोड़ का है तो 200 करोड़ का कैसे हो। लेकिन हम दूसरी तरफ किसी से करेंगे कंपेयर तो आपको लगेगा कि मैं तो यार, किसी को भी देख लो तो 10,000 लोगों के आप आगे एग्जाम्पल बन सकते हो। बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत प्रभु का धन्यवाद ही नहीं खत्म होता। मैंने अपने जीवन में विशेष तौर पर पूजा पाठ या किसी माध्यम से प्रभु से कभी ना मांगने की कोशिश की है कि कुछ ना मांगू। ठीक है, बहुत बड़ा दुख तकलीफ होती है, मांग लेता है, वैसे नहीं मांगते कि मेरा बिजनेस बड़ा कर दे, मेरे के गाड़ियां ज्यादा कर दे। मेरे प्रभु तो कहेगा ये तो थैंकलेस आदमी है जिसको इतना कुछ मिलने के बाद भी मांगता रहता है। तो हम जीवन में जिस दिन भी प्रेशर आए, डिप्रेस्ड हो, लो फीलिंग हो, तो ये देख लेना कि मेरे को इन जो अपने आसपास 200 लोग हैं उनसे अधिक क्या मिला हुआ है। आपकी लिस्ट नहीं खत्म हो सकती, गारंटी कहता हूं। कपड़े गिनोगे, शूज लिखोगे, मकान लिखोगे, परिवार के बारे में लिखोगे, तो आपको लगेगा कि मेरे जो पड़ोसी है या मेरा कोई रिश्तेदार है या मेरा कोई मित्र है, उन सबसे ऊपर पाओगे। तो आपको फिर उस दिन उसी टाइम आप किसी भी तरह की परेशानी से बाहर आ जाओगे। सबसे बड़ी चीज है।